नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बार फिर हम लोग की मुलाकात हो रही है। साथियों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग मतलब इकोनॉमिक्स पे हमने 2 वीडियो आपको दिखा चुके हैं और हिंदी के हमने कई मतलब कि जीवन परिचय से परिचित कराएं और गद्यांशों के क्या कौन कौन से गद्यांश किस किस जीवन मतलब कि किस किस पाठ के महत्वपूर्ण उसको भी हमने बताया है आपको। और इस तरह से अब हम लोग आज है नागरिक शास्त्र, जिसको कहा जाए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति से आज हम परिचित होंगे। उसके अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और इनके बारे में जानेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें, अगर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 11-12 के आपने अगर अच्छे से पढ़ ली तो आपको आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सब जो है एक छत के स्तंभ है। यदि मेरा बेस मजबूत हो गया, इससे अगर मैं मजबूती आ गया तो मुझे आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन कठिनाइयाँ नहीं होती है। यही चीज़ हम आज आपको बताएंगे कि ये पाठ और ये सब ये आपके समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। आपके लिए 12 में देखें तो भी ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये 12 का पहला ही पार्ट है। हमें पता है कि हमने हर चीज़ को आपको तक देर से पहुंचा रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है। एक बात आपको बता दें, खरगोश और कछुए में खरगोश चाहे जितना तेज चले, जीत हमेशा कछुए की होती है। लाइफ में हमेशा कछुआ बनिए, खरगोश नहीं, क्योंकि खरगोश आपको तेज़ी से पहुंचा देगा और आपको विफल कर देगा, आपको पूरी जानकारी नहीं देगा। लेकिन खरगोश जो आराम से चलता है, रेस्ट होकर चलता है, धीरे धीरे चलता है। उसको पता है कि आगे रास्ते में कितने चौराहे पड़ेंगे, कितने नुक्कड़ पड़ेंगे, कितने जगह हमको सुट्टा मिलेगा, सब जानता है। वही बात यहाँ पर भी है। हम आपको आराम से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, हर एक चीज़ को वो करेंगे। हमें तेज़ी से नहीं जाना है, जो जा रहे हैं जाने दीजिए, जीत तो हमारी फिक्स है ना। आइए शुरू करते हैं। पहले पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से देखना है। साथियों, आपको एक चीज़ बता दें कि जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था तो अपने देश में क्या हुआ था कि एक नया राष्ट्र, उसे मतलब कि नए राष्ट्र का निर्माण करना था, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर गोरखपुर में कहीं नौकरी कर रहा हूं और मेरा ट्रांसफ़र यदि आजमगढ़ में हो जाता तो आजमगढ़ मेरे लिए एक नया प्रदेश, नया देश, नई दुनिया मिलेगी, जहाँ पे हमको कितनी सारी, तो वहाँ पे कितनी सारी परेशानियाँ होंगी, मैं कितनी चीज़ें नहीं जानूँगा, मुझे सब सेट करने में समय लगेगा और मुझे बहुत सी टेंशन होगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से एक नए देश का भी अगर निर्माण किया जाता है, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है, तो उसमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हम उन्हीं चुनौतियों पर बात करेंगे और आज हम उन्हीं से चीज़ों से परिचित होंगे। ये वीडियो आपको 2 पार्ट में है। ये अध्याय 1 पार्ट में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, बाकी के पार्ट जो है 2 मिनट जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण का सब पहली चीज़ तो एक बात बता दी, राष्ट्र शब्द जो है इसका क्या अर्थ है। हम एक एक शब्द एक एक चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ जो है, ये राष्ट्र जो है अंग्रेजी के नेशन शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? नेशन शब्द से। ये अंग्रेजी के नेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। और नेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के नेसियो से लिया गया। किससे लिया गया है? नेसियो से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म या जाति। जन्म या जाति। तो इसका शाब्दिक अर्थ है जन्म या जाति। आपको एक चीज़ बता दें, ये जो एक ऐसी नेसियो है और एक ऐसी आपका शब्द है रेशियो, RATIO। इसको रेटियो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये CO है, ये लास्ट का जो है इसे हम CO पढ़ते हैं, CO। ठीक, तो इसी तरह से आपको ये बता दें, नेसियो में ये यहाँ पे ये TIO आया है, इसलिए हम इसको CO पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? नेसियो, जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? नेशन। नेशन का हिंदी क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र का क्या अर्थ है? जन्म या जाति। तो ये आपको एक छोटी सी परिभाषा आपको बताएं, मतलब एक तो सब समझाने के लिए रुकिए। एक पॉइंट आप इतने में लिखे और भी समझिए। आपको क्या समझना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मतलब कि चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, मतलब कि ये बिल्डिंग यहाँ पे जिस आपको भी पता है कि जिसमें IN और ये जो G लग जाए, ये हमारा जिसमें लगता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, ऐसे अधिकतर वर्ड्स होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो मतलब कि राष्ट्र निर्माण हो रहा है और उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हमको इससे पता चल गया।
अब आइए हम आगे चलते हैं और अब इसके पहले इस राष्ट्र शब्द से परिचित होते हैं अच्छे से। हमने आपको इस शब्द का अर्थ बताया, जाने हम लोग। अब आइए आगे आपको एक और चीज़ बताते हैं और समझाते हैं। आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब है राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है। अब कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के अर्थ, देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, राष्ट्र निर्माण का अर्थ जो होता है, ये राष्ट्र की निर्माण की अभिव्यक्ति अपने मतलब कि लोगों के अंदर राष्ट्र निर्माण की चेतना होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, और ये आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना होती है। एक हमको गणगीत याद आ रहा है, मैं जब छोटा था तो मेरे विद्यालय में गाया जाता था कभी कभी उसको, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे। चेतना शब्द का अर्थ होता है सर उत्साह और एक जुनून या एक उमंग, उत्साह या जुनून, जुनून। राष्ट्र निर्माण में, ये तो राष्ट्र के निर्माण में था जब भारत आज़ाद हुआ था। अब हम भारत के बात कर रहे हैं। आपने एक और चीज़ नोट किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भारत राष्ट्र निर्माण नहीं लिखा है, यहाँ पे राष्ट्र निर्माण लिखा है। मतलब भारत के राष्ट्र का निर्माण अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको भारत के बारे में बताएंगे 1947 से समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे क्या था ना साथियों कि जब किसी भी देश के निर्माण के लिए, जब हम कि देश का निर्माण चाहिए तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे क्या होता है, नंबर 1 एक होना चाहिए राष्ट्र की भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, राष्ट्र की भावना, एक राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उच्च जनजातीय सत्ता नहीं सत्ता, यहाँ पे सत्ता क्या होना चाहिए साथियों, सत्ता होनी चाहिए। उच्च जनहित का अर्थ है कि जनता के हित के लिए, किसके लिए, जनता के हित के लिए एक उच्च सत्ता हो, मतलब कि उच्च सत्ता होनी चाहिए जो जनता का हित करे, मतलब जनता की भावनाओं को देखे। और अगला है राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। राष्ट्रीय समुदाय, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ परिचित कराते हैं। यहाँ जो समुदाय है इसका अर्थ है कि लोगों का समूह। क्या अर्थ है, लोगों का एक समुदाय या समूह, लोगों का एक समूह, ये स्वतंत्र हो। मतलब कहने का एकदम साफ है कि राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब कि जो लोगों का जो अस्तित्व हो, लोग एकदम स्वतंत्र रहें। जैसे अपना भारत, अपने भारत में अभी हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। और दूसरा है विभिन्नता में एकता होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए साथियों, भिन्नता में एकता होनी चाहिए, भिन्नता में एकता होनी चाहिए, ये भी एक बात है। और इससे हमारा क्या है, ये सब चीज़ें क्यों आवश्यक है, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए ये प्रमुख तत्व, मतलब ये एक तरह से देखें तो उसके स्तंभ हैं। क्या है साथियों, स्तंभ है। एक और चीज़ है, स्तंभ में क्या है, राष्ट्रीय भावना है, उच्च हित जनहित होनी चाहिए, राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्रता में वो होना चाहिए, और भिन्नता में एकता होनी चाहिए। भिन्नता में एकता का मतलब ये है कि लोगों में यूनिटी होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए कि हाँ, जैसे आज के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, राष्ट्रीय संघ सेवक, ये सब क्या है, एकता है। ये लोग कहते हैं संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, राष्ट्र में शक्ति है, राष्ट्र में शक्ति है। राष्ट्र में शक्ति मतलब लोगों का एक समूह है, एक देश है जिसके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं, राष्ट्र में शक्ति है। अब देखिए महात्मा गांधी जी क्या कह रहे थे 14 अगस्त 1947 को, और ये कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे।
लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है और गम का भी दिन है। मतलब कभी खुशी, एक आपने पिक्चर देखी होगी, कभी खुशी और कभी गम, लेकिन कभी खुशी कभी गम, यहाँ पे कभी जो है कभी कभी नहीं, 15 अगस्त के दिन ही क्या है खुशी और 15 अगस्त के ही दिन क्या है गम। तो 15 अगस्त खुशी का भी था, 15 अगस्त जो है हमारा गमों का दिन था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग, हमने सुना था कि 15 अगस्त 1947 का जश्न का दिन है, जश्न, उस दिन लोगों ने जश्न मनाया था। आप ये बात नोट कर लीजिए कि महात्मा गांधी ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जश्न नहीं रहेगा, गम भी रहेगा, मतलब दुख भी रहेंगे। ये बात उन्होंने कहाँ पे बोली थी? कलकत्ता में बोली थी। कहाँ? कलकत्ता में उन्होंने ये बात कही थी, आपको दिख रहा होगा, आप देखिए, कलकत्ता में जो है इन्होंने बोला है ये बात। कलकत्ता में कही है ये बात। अब है अगला पॉइंट, ये हम लोगों ने समझ गए। अब हमें क्या जानना है साथियों? हम लोग राष्ट्र का शब्द का क्या अर्थ है ये पता चल गया। राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ अ नेशनल, नेशनल का क्या है? राष्ट्र निर्माण का अर्थ ये है कि राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना की भावना होगी, चेतना होगी, मतलब एक इच्छा होगी, एक कुछ कर गुजरने की साहस होगी, या एक तरह से कहें कि एक उमंग होगा, तभी हो सकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें क्या, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, उच्च जनहित सत्ता होनी चाहिए, राष्ट्रीय समुदाय का एक स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, भिन्नता में एकता होनी चाहिए, मतलब कि कई सारे जातियों में एक जुड़ जाने ही होना चाहिए, ये भी एक बात है। अब इस पर क्या है ना कि ये तो हो गया, महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। अब हम बात कर रहे हैं 15, मतलब कि अपने देश भारत के राष्ट्र निर्माण की। तो इस पे जब भारत के राष्ट्र निर्माण से, मतलब ये तो 14 बोला गया था, 1940 के दशक में कहा जाता है कि एक ऐसा, मतलब अपने देश में एक ऐसा सभा बैठा, एक ऐसी अधिवेशन हुई, उसमें क्या कहा गया कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत, मतलब द्वि नेशनल थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो 1940 में, मतलब कि एक वो, हम बता दें आपको कि दिसंबर में ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ करता था। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, उनका कहना था, हिंदू और मुसलमान दो ऐसी विनय सभ्यताओं के लिए हैं जो परस्पर विरोधी विचारों और धारणाओं के आधारित हैं। इनका एकदम ये लगता था, ये बड़े भैया का लगता था, मतलब तो ये है नहीं, इन्हीं की देन है कि आज हमारा देश जो है 2 भागों में बटा है। ये कहते थे हिंदू और मुसलमान दो ऐसी विनय सभ्यता, विनय का मतलब होता है कि विनम्र सभ्यता के लोग हैं जो परस्पर विरोधी विचारों और धारणाओं पर आधारित है। विरोधी मतलब कि ये एक बात आपको बता दूं, जहाँ विनय का शब्द होता है, विनम्रता की बात होती है, वहाँ पे मेरा मानना है कि किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करता है और कोई ना किसी तरह का अलग धारणा को रखता है। ये बात इनकी कहनी थी। तो इस तरह से तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि ये कह रहे हैं एक तरफ विनय सभ्यता हो, मतलब कि विनम्र सभ्यता की बात कर रहे हैं, और उस पर कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी विचारों, तो जिसके अंदर विनम्रता होगी तो वो विरोध क्यों करेगा किसी चीज़ का, ये भी तो बात है। तो लास्ट में इनके ये शब्दों से यही अर्थ, मतलब कि ये कह रहे थे, अंतिम में कहे कि मुसलमानों का अपना एक अलग देश, अपना एक अलग भूभाग और अपना अलग एक राज्य होना चाहिए। ये जो है धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा कर रहे थे। अभी कैसे किए वो भी आपको आगे बताएंगे, आप इसको समझिए। लेकिन इसी बात पर हमारे गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि मेरी आत्मा कभी आने के लिए तैयार नहीं है, मेरी आत्मा कभी ये मानने के लिए तैयारी, आने नहीं मानने, यहाँ पर क्या होगा, मेरी आत्मा कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म तो पूर्णतः विरोधी संस्कृतियाँ और सिद्धांत हैं।
यही बात इनकी, इसी बात को इन्होंने इस अंदाज में अपने बताया, अपने अल्फाज में बताया, इन्होंने अपने अल्फाज में कहा। तो वही कहने का अर्थ है कि इन दोनों के सब से हमें ये पता चलता है। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन पॉलिसी है। तो इसी तरह से कई लोगों ने अपनी बातों को रखी, कई लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और बताया कि हाँ, इस तरह से हमारा देश ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश में ये कार्य होने चाहिए, मतलब हमारा देश राष्ट्र में क्या है। तो लोगों ने अपनी, कई लोग मतलब कि कई तरह से कवि थे, तो कोई राजनेता थे, तो कोई शासक नेता थे, तो कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, तो सब ने अपने अपने शब्द, अपने अपने अल्फाज अपने अपने शब्दों में बयां किया। तो कुछ एक है हमारे फैज़ अहमद हैं, ये भी हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक कविता निकाली, एक तरह से अपने बातों को इन पंक्तियों में बयां किया है। ये दाग का उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार जिसका, ये वो शहर तो नहीं। मतलब कहने का इनका ये साफ है, ये दाग उजाला कि ये जो 15 अगस्त की तारीख है, 15 अगस्त 1947 की, ये वो सब या गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, मतलब कि इस तारीख का इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, मतलब ये कोई वो एरिया तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की, मिली जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा सब ए सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीन ए गम में ए दिल, अंधियारी सुबह आकाश दिल के गम की नाव। यही बात इन्होंने कही। ये जो अल्फाज हैं, ये आपको बता दें, ये अल्फाज जो हमारे इस्लामिक अल्फाज हैं, उर्दू के लिए गए हैं, जिसके मैंने आपको समझाई। ये वो शहर तो नहीं, ये कहीं ये वो अपना नया भारत तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे हम, मतलब कि जिस नए भारत के लिए हमारा देश के स्वतंत्रता सेनानी लगे थे, ये कहीं वो फलक के रास्ते तो नहीं, फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। मतलब कहने का कि ये फलक के दस्त, कहीं ये वो हमारी आंखों के सामने, ये फलक के सामने कहीं वो पल तो नहीं आ रहा है जिसका हम लोग कई वर्षों से इंतजार कर रहे, सालों से। कहीं तो होगा सब ए सुस्त मौज का साहिल, मतलब हम लोग अगर लड़ रहे हैं तो हमको एक ना एक दिन तो मिलेगा। तो वो 15, कहीं तो 15 तारीख होगा, तो वही ये बता रहा है कि कहीं ये वो शख्स तो नहीं, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गम ए दिल, मतलब कहीं तो जाके हमारा ये जो अब आज का हाल चल रहा है, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, एक ना एक दिन तो हमको आज़ादी प्राप्त होगी। यही इनके बताने का अर्थ है। जिनके इस कविता से एक चीज़ ही पता चलती है, अंधियारी सुबह, मतलब 15 अगस्त की सुबह, भारत की पहली सुबह कब मानी जाती है? 15 अगस्त की सुबह। ये भी एक बहुत है कि भारत की पहली सुबह किस दिन मानी जाती है? 15 अगस्त। आकाश दिल ए गम नाव। अब बात क्या है, ये इन्होंने अपने अल्फाज बयां किए। इनका कहना था कि फैज़ अहमद, ये 1911 में जन्मे थे, जब अपने देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जब दिल्ली सेट हुई थी तब, और 1984 तक थे। सियालकोट में जन्मे, विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र में से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास में गुजरा, नक्शे फरियादी रहा। दस्ते सबा तथा जिंदानामा उनके प्रमुख कविता हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ऊंचा स्थान रखते थे। एक पॉइंट और है साथियों इसमें कि ये कविता किस में से ली गई है। एक इनका क्या है, दस्ते सबा, हाँ, और एक इनका क्या है, जिंदानामा। तो दस्ते सबा और एक है इनका जिंदानामा, ये
कविता हमारा 10 तय सभा से लिया गया है। इनकी 2 कविताएं हैं, इसी में से ली गई है। ये इसका जो है ये 10 तय सभा से लिया गया है। इसी तरह से इन्होंने नहीं कहा, और भी थे। अब ये मतलब कि आज़ादी से पहले तो अपने भारत में थे, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। 1911 में इनका जन्म हुआ था और 1984 में ये ख़त्म हुए थे। अब आइए और देखते हैं वारिस शाह से। ये हमारी अमृता प्रीतम है जो कि पंजाब की है, आपको बता दें। ये पंजाबी भाषा में ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री और कथाकार, साहित्यकार, उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास, जीवन में अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादन किया है। नागमणि का संपादन इन्होंने किया है और कहा जाता है कि इन्होंने अपने चीज़ों को इस अंदाज में बयां किया है। वारिस शाह से, वारिस शाह का मतलब कहने का इनका एकदम साफ है कि सम्राट, मतलब कि इंग्लैंड के सम्राट शाह से। आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। वाह वाह। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे यह कह रही है, ए दर्दमंदों के दोस्त, ए पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भरा पड़ा है। पंजाब ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची है और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी है। उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी है। एकदम अर्थ साफ है। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब अपने स्वतंत्रता के बाद अपने देश में हत्याओं का एकदम समझिए त्यौहार चल रहा था। पश्चिम बंगाल में देखें तो बहुत सी हत्याएं हो रही थी, मतलब हत्याएं भी हो रही थी। हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, मारपीट काट। आज़ादी के बाद कहा जाता है 1-2 साल तो ऐसे रहे, मतलब गांधी जी के मृत्यु से पूर्व तक, कि कोई भी अपना इंसान, मतलब कि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान के एरिया में नहीं जाता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि मैं मुस्लिम एरिया में जा रहा हूँ तो मैं फिर वहाँ से ज़िंदा नहीं आऊँगा। और मुस्लिम कोई भी हिंदू के एरिया में नहीं आता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो मतलब इतनी गर्मा गर्मी, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नफरता की भावना और इतना कर गुजरने की, मतलब मृत्यु की एक कहें तो हृदय में आग जली पड़ी थी। इस आग को बुझाने में भी कितने, मतलब कि हमारे अभी क्या हुआ आपको बताते हैं। आज वारिस शाह से कहते, मतलब आज कहती है अपनी कब्र में से बोलो, मतलब वो बोल रही हैं, और इसकी किताब का कोई नया वर्क खोलो, मतलब कि एक नया किताब। पंजाब की एक बेटी रोई, मतलब ये रोई, ये पंजाब की हैं, ये रोई। इन्होंने अपनी आंखों से अपनी आत्म का, मतलब कि विचारों को व्यक्त किया है। तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह, मतलब पंजाब में भी यही मारपीट, ये सांप्रदायिक दंगे कर रहे थे, हफरा तफरी थी इस तरह से, तो वहाँ पे भी कई सारे मतलब कि बेटियां रो रही थी। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। मतलब कि जो दर्द पे मरहम लगाने वाले हैं उनसे कह रही हैं, ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। पंजाब में आज मारपीट, दंगे फसाद हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक हत्याएं की जा रही हैं, सांप्रदायिक अनावश्यक आदमियों को बंदी बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में जो है एकदम कहा जाए तो नफरत की भावनाएं भरी पड़ी है। एक तरह से देखें तो मारने की आग जली पड़ी है। चौपाल लाशों से अटा पड़ा, चनाब लहू से भर गया है।
चौपाल लाशों से, मतलब कि जो वहाँ पे जो चौपाल लगा करता है, चौपाल किसे है, जिसे कहे तो पंचायत होती है, एक समूह, एक जगह अड्डा, जिसको आज की भाषा में 21वीं सदी में बताया तो अड्डा कहा जाता है। कह रहे हमारे अड्डे पे मिलो, तो अड्डे जो हैं लाशों से अटका पड़ा, लाशें मतलब मौत पड़ी है, चनाब लहू से भरा पड़ा है एरिया एकदम, मतलब सड़कें जो है पूरा चनाब जो है, चनाब मतलब होता है कि सड़कों का किनारा जो है पूरा वो लहू से भरा है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है, मतलब कि जो मार मतलब कि जो उस समय सांप्रदायिक दंगे करना, एक तरह से कहें तो आपसी किसी ने का कहने का हम आप ये कह सकते हैं कि जो हिंदू पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलगाव का था उसको कह रही हैं कि इन्होंने क्या है कि 5 दरियाओं में जहर, मतलब पंजाब में 5 नदियाँ बहती तो उनमें जहर मिला दिया है, और यही पानी धरती को सींचने लगा है। मतलब कि जिस पानी में जहर मिला है वही पानी धरती को सींचने लगा है। हम जहर खेज धरती से जहर फूट निकला है, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची है और कहर कहाँ तक आ पहुँचा है। सुर्खी का मतलब हे समाचार पत्रों देखो, मतलब कि लोगों को दिखा रही है देखो कि आखिर कहाँ तक आया। फिर जहरीली हवा वन में चलने लगी है, उसने हर बांस की बांसुरी से जैसे नाग बना दिया है, हर बांस की बांसुरी का नाग बना दिया। मतलब हत्याएं इतनी अहंकार है, मतलब इतने सारे हत्याएं किए गए, इतनी सारी भावनाएं हुई कि आप इनके शब्दों से समझ सकते हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी बात को कही, फैज साहब ने, अमृता मैम ने अपनी बात को इस अंदाज में कहा। अब है साथियों कि ये तो हमने जाना राष्ट्र निर्माण के महत्व को, भारत में राष्ट्र निर्माण की स्थिति कैसी रही जब 15 अगस्त 1947 का तारीख क्या रहा। अब एक बहुत खास चीज़ बता रहे, इस पाठ में नहीं है लेकिन आपको ये पाठ समझाने के लिए मैं आपको भी एक पॉइंट समझाऊंगा, इसको हमें समझना है। यहाँ पे 4 शब्द लिखा है, पहला है उपनिवेश, दूसरा है संरक्षित राज्य और तीसरा है डोमिनियन। यहाँ पे नियम नहीं है, नियन है, ये है ऐसे रहेगा, डोमिनियन। और एक है संप्रभु। ये 4 शब्दों के यदि आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा स्वतंत्र भारत में राजनीति क्या है, कैसे। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमें इसके लिए एक काम निर्धारण करना होगा, हम आपको अर्थ बताते हैं। उपनिवेश का क्या मतलब, उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉलोनी। ये हमारा क्या है, उपनिवेश है, कॉलोनी, ठीक। जिसका मतलब होता है कि किसी और देश पे एक स्वतंत्र राष्ट्र या एक स्वतंत्र राष्ट्र किसी अन्य देश पे अधिकार कर ले, कब्जा करना, यह उपनिवेश कहलाता है। जैसे 14 अगस्त तक भारत, 14 अगस्त 1947 तक भारत एक उपनिवेश था। कैसे उपनिवेश था, क्योंकि भारत 14 अगस्त 1947 तक क्या था, ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटिश शासन में था, न कि भारतीय शासन नहीं था, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश भारतीय शासन था। और इसमें कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि अपना उपनिवेश इसने किया, ब्रिटिश में हम ले सकते हैं कि भारत आ गया, भारत है, पाकिस्तान, ये सब क्या थे। अभी आपको पाकिस्तान के एक वो बता रहे हैं, बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश, ये तीनों को हम कह सकते हैं कि क्या थे, उपनिवेश में थे। अब है हमारा संरक्षित राज्य। और उपनिवेश कब तक था भारत, पॉइंट मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, 14 अगस्त तक था भारत, 14 अगस्त तक क्या था, उपनिवेश था। अब है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य मतलब प्रोटेक्ट स्टेट के कहने का मतलब यही है साथियों। आपको एक चीज में समझा दे तो कि प्रोटेक्ट स्टेट कहता है हमें कोई वो नहीं है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा देश कब हुआ था,
15 अगस्त को जब आज़ादी प्राप्त कर लिया था हमारा देश ने, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक संरक्षित राज्य के रूप में भी आगे उभरा था। कैसे, आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि S1 एक देश है और S2 एक देश। S1 का मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि स्टेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्टेट ऐसे रहेगा। स्टेट का मतलब ये नहीं है साथियों, S1 S2। स्टेट का मतलब है एक राष्ट्र, एक देश से। अभी क्या है ना, S1 बहुत बड़ा है संपूर्ण, और S1 S2 से कह रहा है कि एक काम करिए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप हमारे देश में आ जाइए। कहा जाता है एक तरह से, आपको अब मैं समझाता हूँ कि S1 जो है, भारत 14 अगस्त तक क्या था, 14 अगस्त तक भारत एक उपनिवेश था। और अब पॉइंट बहुत खास है, जब अपने देश को 15 अगस्त को जब आज़ादी मिली थी तो फिर भारत में कितने साले मतलब कि रजवाड़े थे, जो अभी आपको इसी पाठ में आगे बताएंगे। तो उन रजवाड़ों में क्या किया गया था कि भारत में विलय करने के लिए कहा गया था। तो उनमें से कितने देशों को क्या किया था कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट किया, मतलब संरक्षित राज्य के रूप में भारत में लिया गया था। उनसे कहा गया कि आप जो है हमारे यहाँ, मतलब आप हमारे देश में आ जाए, आप हमारे उसमें जुड़ जाइए आके, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको क्या करना है कि आपका जो डिफेंस रहेगा, आपकी जो डिफेंस मतलब सैन्य से व्यवस्था रहेगी वो हमारी रहेगी, डिफेंस जो है वो हमारा रहेगा। और अगर रहा तो एक्सटर्नल मतलब विदेशी आंतरिक मामले, बस हम ये 2 चीज़ हम देखेंगे, बाकी आपको जो करना है आप वो करिए। आप अपना झंडा लगाइए, आप अपने तरफ से नियम बनाइए, आप कानून, आपको कोई वो नहीं। लेकिन ये 2 चीज़ें जो है संरक्षित राज्य मतलब कि मतलब बड़े देश में आता है। मैंने यहाँ S1 और S2 लिखा है यही बताने के लिए कि S1 एक बड़ा है, S2 से कहा कि आप मेरे एरिया में, आप मुझ में आकर जुड़ जाइए, ऐसे आप जुड़ जाइए आके, आप हमारे उसमें आकर जुड़ जाइए। तो हम जो है आपको S1 कह रहा है S2 से कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए। अगर आप हमारे पार्टी में जुड़ गए, आप यदि हमारे पार्टी में जुड़ गए तो आपको कुछ नहीं, आप अपना अलग ही रहिए, आप अपने निर्णय लीजिए। बस आपको क्या करना होगा, आपके विदेशी मामले मैं देखूंगा, और एक जो है आपका जो सैन्य व्यवस्था, सेनाएं रहेगी हमारी रहेगी। सेनाएं हमारी क्यों रहेगी, क्योंकि यदि आपके ऊपर हमला माना गया तो वो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, इसलिए आपकी सैन्य शक्तियाँ हमारी सैन्य शक्तियाँ रहेंगी। बाकी आपको जो करना है करिए। तो कहा जाता है कि 14 अगस्त तक तो भारत उपनिवेश था, लेकिन 14 अगस्त के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें यहाँ पे क्या था, कितने सारे विलय मतलब कि कितने सारे रजवाड़े हुआ करते थे। तो उनको कहा गया कि आप हमारे उसमें आ जाइए। तो उसको किस उससे लाया गया, तो संरक्षित राज्य से। और एक होता है ये एक है डोमिनियन, एक तरह से कहें तो एक हमारा जो है डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब क्या है साथियों, डोमिनियन का मतलब है कि किसी एक देश का बंटवारा होना। एक देश के कहने का मतलब आपको भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अलग हुआ है वो इसी के तहत हुआ। कैसे, एक मान लीजिए जैसे ये S1 और S2 आपस में एक हैं, मिले हुए। अब S2 और S1 में क्या है कि झगड़ा हो गया, आपसी झगड़े हो गए, आपसी झगड़े नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो S2 कह रहा है भाई हमको अलग कर दो, तुम हम अपना अलग रहेंगे। तो कहा ठीक है, S1 S2 से अलग हो गया। अब जब ये अलग हो गया तो अब क्या है कि अब S1 इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करेगा, अपना एक अलग स्टेट रखेगा, अपने सारे फैसले स्वयं लेगा। अब इसका S2 से कोई, लेकिन ये S2 नाम S1 के ही नाम से जाना जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, डोमिनियन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, डोमिनियन। ये गलत लिखा है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, डोमिनियन।
हमारा मतलब कि एक देश का एक देश को बांटना ही क्या कहलाता है, डोमिनियन कहलाता है। यही हमारे साथ हुआ। और संप्रभु क्या होता है, संप्रभु के कहने का मतलब ये है कि फैसला लेने की, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति स्वयं के पास होना, मतलब स्वयं के देश के पास। ऐसा नहीं है कि अब फैसला हमको लेना है और डिसीजन ब्रिटेन करेगी, अमेरिका करेगी या ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी, अपना देश स्वयं करता है। तो ये हमारा क्या है, संप्रभुत्व है। यही है हमारे इन चारों का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। हमारा देश 14 अगस्त तक इसमें था, उपनिवेश में था। फिर 15 अगस्त से क्या हो, संरक्षित राज्य में आया। संरक्षित राज्य में आया, जो हमारे जो रजवाड़े थे, कई सारे 565 रजवाड़ों में कई रजवाड़ों की जो हमारे यहाँ आज जोड़े गए थे, तो उनको इसी के विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके लिया गया था। और फिर उसके बाद हमारा डोमिनियन था। जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश में जो पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो वो हमारा डोमिनियन के ही तहत किया गया था। और फिर संप्रभुत्व का कहने का मतलब यह है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति स्वयं क्यों ना ही संप्रभुत्व कहलाता है। अब यह नहीं कि अंतिम निर्णय लेने की स्वयं क्यों नहीं, तो मतलब देश में कुछ भी हो फैसला हम करेंगे, सरकार फैसला करे, वही हमारी चीज़ है। अब है कि भारत में राष्ट्र के रूप में, मतलब कि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में कैसा था, ये देखना है। तो हमने अभी तक जाना 14-15 अगस्त की रात को जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी के आधी रात को 14-15 अगस्त में मध्य रात्रि को 14-15 अगस्त की मध्य रात, मतलब आधी रात 12 AM, कब 12 AM, आधी रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के बाद संविधान सभा में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों ने, मतलब ये अन्य सदस्यों ने शपथ लिया। और इस तरह से कहें तो साथियों, सबसे पहले 15 अगस्त जब ये देश आज़ाद हुआ, तो अपने देश के जो आंतरिक सरकार थी, जिसके अध्यक्ष भी कहे और जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में जो है शपथ लिया। ये पहला शपथ इन्होंने लिया था इन लोगों ने। पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार शपथ कब लिया था, तो ये कहा जाता है कि 15 अगस्त की रात को। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक पेपर की कटिंग रखी है, इसमें आपको दिखाते हैं एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड इन इंडिया ब्रिटिश रूल, मतलब कि भारत में ख़त्म हो गया 200 साल पुरानी ब्रिटिश के, मतलब कि ब्रिटेन के नियम और कानून। रॉयल असिस्टेंट टू इंडिपेंडेंस बिल, ब्रीफ बट कलरफुल सेरेमनी इन लॉर्ड्स, 2 डोमिनियंस क्रिएट। हमने भी आपको डोमिनियंस के बारे में बताया है कि 2 डोमिनियंस का मतलब एक हिंदुस्तान, इंडिया और एक पाकिस्तान, तो हमारा क्रिएट हुआ था। यही चीज़ बताया है। इसके इसलिए हमने एक पेपर के कटिंग को आपको दिखाई है, एनसीईआरटी के भी बुक में है, आप उसमें भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही है। और ये जो पेपर छपा था वो था द हिंदुस्तान टाइम्स, जिसे आज के समय में देखा जाता है तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से यही पेपर आया है, जो अब प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जब ये हो गया भाषण हो, अब मतलब कि अब इन्होंने आज़ादी हो गई, अब ये लोग कर लिए। अब क्या हुआ आगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाषण दिया, भाग्य वधु से चीर प्रतिरक्षित भेड़, दृष्टि विद दृष्टि, इसका अर्थ होता है नियति से नियत, मतलब नियति का नितान, नियति से। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात, आधी रात को एक अंग्रेजी भाषा, आपसे एक प्रश्न पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया वो हिंदी में या अंग्रेजी में, तो आप क्या कहेंगे? अंग्रेजी भाषा का भाषण था। भारतीय इतिहास को पार करने वाले पहलू,
इसे 20वीं शताब्दी के लिए सबसे महान भाषणों में से एक माना गया और यह एक ऐतिहासिक भाषण के रूप में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक, एक था निवेशिक, अभी अपने उपनिवेश, अभी क्या है औपनिवेश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विजयी परिणति के सार को दर्शाता है। कहने का मतलब कि इन्होंने ये भाषण दिया था और ये भाषण एक तर्ज कहें तो कहा जाता है 40 मिनट का भाषण माना जाता है और भाग्यवधू से चिर प्रतिरक्षित, मतलब इसका ये एक अर्थ था जिसका इन्होंने ये भाषण दे रहे हैं। ये देखिए आधी रात को। अब आइए आगे देखते फिर क्या हुआ। तो भारत में जब राष्ट्र का निर्माण आया तो इसमें कई सारी चुनौतियां आई। आपको पहले हम लोगों ने देखा था कि हमें यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी, तो कौन चुनौतियाँ थी अब हमको वो भी तो जानना है ना। तो जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो भारत में जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ आई तो 3 तरह की चुनौतियाँ आई। कौन कौन सी चुनौतियाँ आई साथियों, आपको दिख रहा है। पहली चुनौती आई राष्ट्र में एकता, एकता में अनेकता का, अनेकता में एकता कहें, लोकतंत्र कायम करना था और क्या था, सबका भला हो। आपको लिखने के लिए मैंने लिखा है भारत के सामने आज़ादी के बाद कई सारी चुनौतियों का सामना कर, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकता के सूत्र में बंधना, लोकतंत्र कायम करना, सभी के लिए एक समान विकास हो। एकता के सूत्र में बंधने का मतलब ये नहीं कि भारत आप एक है तो वहाँ चले हैदराबाद अलग देश बनेगा, जम्मू कश्मीर अलग, आज सब एक में है। एकता में मतलब कि कई राज्यों के समूह का एक होना ही एकता कहलाता है। और लोकतंत्र कायम करने का मतलब ये है कि जो सत्ता, जो सरकार रहेगी वो किसी राजा की नहीं रहेगी, वो लोग मतलब लोकतंत्रात्मक सरकार रहेगी, मतलब लोगों के प्रति जो कल्याणकारी रहेगी। जो कि हम भी चाहें तो हम भी अपना मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप चाहें तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप चाहें तो आप भी अपनी सरकार बना सकते हैं और एक वो कर सकते हैं। लोगों के फैसले से ही अपना लोकतंत्र कायम करना ही लोकतंत्रता कहलाता है। सभी के लिए आपको समान विकास के लिए बात करनी होगी, ये भी एक बात है। तो यही हमारा क्या है, एक राष्ट्र निर्माण में ये 3 चुनौतियां आई थी। अब है कि भारत का विभाजन जो हुआ था, अब हम लोग बात कर लिए काफ़ी सारी, अब हमको बात कर रहा है कि भारत का विभाजन। कहने का मतलब कि जब भारत को जो 2 भाग में बटा, एक चीज़ बता दे कि आपको बता दे भारत 2 भाग में बटा है, लेकिन भारत का 3 खंड हुआ था। 3 खंड कहने का मतलब एक हमारा भारत था, एक पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान ही आज हमारा बांग्लादेश कहलाता है और उस समय क्या था कि पश्चिमी पाकिस्तान। और आखिर ऐसा क्यों हुआ, बटा क्यों, तो आपको बता दिए कि इस्लाम के वो जो हमारे जिन्ना साहब थे उनके चलते कि मुस्लिमों का जो एक एरिया था वो एक पूरा हमारा एक मतलब कि ये एक एरिया मुस्लिमों का था जहाँ पे मुस्लिम समुदाय थी, एक एरिया ये मुस्लिमों का था। अब बीच में यहाँ पे हिंदू, सिख, मुसलमान सब लोग थे, तो इसलिए इसे कहा गया कि ये एक अलग राष्ट्र हो जाए। धर्मों के आधार पर अपने देश का विभाजन किया गया था, हिंदू मुस्लिम के धर्म के आधार पर ही हमारे देश का विभाजन हुआ था। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 14-15 अगस्त की रात को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। भारत का विभाजन कभी नहीं हुआ। विभाजन किसका, वो ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश के इंडिया का विभाजन हुआ। सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर बदलाव आए। कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर लगाया गया और पाकिस्तान की मांग, ये राजन यहाँ गलत है, पाकिस्तान की मांग मान ली गई और हमारा फिर क्या हुआ, एक पाकिस्तान, एक नया मुस्लिम लीग का विकास हुआ। मतलब मुस्लिम लीग का जो बात मानी गई और पाकिस्तान का जो है एक नया आ गया। तो विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, हमको ये भी जानना। ये एक शरणार्थियों की ट्रेन है, शरणार्थियों मतलब कि शरण में आने और जाने वाले। फैसला हुआ अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था
उसे अब क्या है, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश में के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना, अमल में लाना और कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने में यह है कि जिन इलाकों में मुसलमान की संख्याएं अधिक है उसे मतलब वह इलाका पाकिस्तान के भूभाग में होगा और जो शेष जो भारत में रहेगा। मुस्लिम लीग के ही कारण ही हमारे भारत का भी वो हुआ है, बंटवारा हुआ है। इसलिए कहा गया कि जिसमें इलाके में पाकिस्तान रहे, मतलब जिस इलाके में मुस्लिमों की संख्या अधिक है वो हमारा पाकिस्तान कहलाएगा, पाकिस्तान का भूभाग है, जहाँ और बाकी सब क्या है कि भारत का रहेगा, न कि और अलग नहीं जाएगा। विभाजन के परिणाम भी कुछ हुए। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हो गई। पश्चिम बंगाल में कुछ मतलब कि जो कुछ ऐसे लोग थे जो कि पूर्वी पाकिस्तान आना चाहते, तो उनको पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान तक का मतलब जो सफ़र तय करना था, उसके बीच में अपने भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ऐसे कई राज्यों से उनको गुजरना था। तो आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक मतलब इमरजेंसी, अनियोजित मतलब कि बिना नियमित, और त्रासदसी मतलब कि एकदम मानव नरसंहार नर भरा था। मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में ये से एक था। ये धर्म के नाम पर समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा गया। मतलब धर्म के नाम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश का जो है बंटवारा किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि मुस्लिम लीग जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है वो जो हमारा पाकिस्तान होगा और जहाँ बाकी हमारा भारत। ये नहीं कहा गया कि ईसाइयों वाला भी जो वो जो है वो इंग्लैंड कहलाएगा, नहीं, मुसलमानों को जो है वो पाकिस्तान और बाकी भारत बनेगा। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील। अखाड़े मतलब मारपीट, एकदम दंगों का एरिया भर गया था यहाँ पे, जहाँ पे सुबह की खून की नदियाँ बह रही थी, तो इसके खून ही खून हो रहा था। जिन इलाकों को ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। वही बताया ना, अभी आपको मैंने शुरू में बताया कि जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा रहते थे वहाँ हिंदू नहीं जाए, जहाँ हिंदू रहे वहाँ मुसलमान नहीं जाते थे, छोड़ दिया। इसी तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके को हिंदू और सिखों ने भी नहीं गुजरते थे, छोड़ दिए थे। सॉरी। दोनों देशों में अभी इसको किया तो इसका एक परिणाम में क्या है कि मतलब एक बड़ा अगर एरिया देखें कि मोटी मोटी क्या बात है, तो कह सकते हैं कि दोनों देशों में जनसंख्या का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, संपत्ति का विभाजन हुआ था, अल्पसंख्याओं की समस्या हुई थी। अल्पसंख्यक मतलब कि इधर की संख्या को उधर आने जाने में जो है बहुत सी समस्या हुई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, मारपीट हुए थे। आज अगर हमारे यहाँ कोई भी चुनाव पड़ता है, रैलियाँ होती है, तो कहीं की जगह दंगे फसाद होते हैं, तो कई जगह मारपीट होते हैं, तो ये सब एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। तो उसी तरह से कहने का यहाँ पे भी अर्थ है कि उस समय भी यही होता था। तो इसको जो है कहा गया, ये जो आपको बताया ना, ये जो शरणार्थियों से बड़ी जो ट्रेन है, तो इस पर जो है एक लोगों ने कहा है मेहमान नवाजी में कसर रह गई थी। दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, मतलब इसको रोक लिया। गैर मजहब के लोगों को खींच के निकाला। गैर मजहब मतलब कि जिनका मुसलमानों से कोई, हिंदुओं को कहा जाए या हिंदुओं ने अगर निकाला तो मुसलमानों को खींच कर निकाला। तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। मतलब कहने का अगर देखिए तो हलवा, फल और दूध दिया गया। आपने पिक्चर देखिए गदर एक प्रेम कथा, उसमें आपने अगर स्टार्टिंग में देखा हो तो कुछ ऐसे ट्रेनों को निकाला गया था कि वहाँ पे जिसमें लाशें की लाशें भरी आ रही थी, जा रही थी। वही हाल यहाँ पे भी किया है। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोरों से तरीके से नहीं कर सके।
जैसा कि आप सब चाहते होंगे। मंटो की कहानी कसरे नफसी केस आदत हसन मंटो हिंदी रूपांतरण में करके लिए, मतलब ये एक मंटो की कहानी है जिन्होंने ये लिखा है, मतलब जिनकी ये बात कही गई है इसके लिए। और ये हिंदी का रूपांतरण है, मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया गया है आपको। अब है ये सब इधर हो रहा था, इतनी बातें चली रही थी, तो इसी के साथ हमारे महात्मा गांधी जी का जो दंगे अभी जारी हैं, दंगे हो रहे, दंगे बंद नहीं हुए, दंगे अभी जारी है, दंगे कंटिन्यू है। महात्मा गांधी की शहादत हो गई थी। महात्मा गांधी जो कि अपने देश के एक राष्ट्रपिता, 1944 में हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है उनको अपने देश का राष्ट्रपिता बनाया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को। प्रश्न बनता है कि गांधी जी की हत्या सुबह में की गई थी कि शाम को? शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। वे रोज शाम को वहाँ प्रार्थना किया करते, तो वे वहाँ पे रोज शाम को पूजा करने आया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने के लिए अभिनय करते हुए उनके पास आए, पैर छूने के लिए। आज यही कहा जाता है कि दूर बनाए रहो भैया, हाँ नमस्ते, दूर से नमस्ते किया जाता है, जय राम हरे कृष्ण नमस्ते। ऐसा नहीं किया जाता कि आओ हमारे पैर छू। कभी कोई मुख्यमंत्री किसी को पैर नहीं छुआ था अपना। आसन मतलब कि आए और अभिनय करके उनके पैर छुए, उनके सामने गए और उन पर बैरेटा पिस्तौल एक छोट देखेंगे तो जो चुटपुटिया वाली आती उस तरह की छोटी पिस्तौल है, से 3 गोलियां दाग दी और उसी समय मतलब ठिचक्यां 3 गोलियां चलाई और उसी समय गांधी जी के अनुचर चीर गिरे और वो वहीं पे ख़त्म हो गए। भारत, अब इसका असर क्या पड़ा ये देखिए। अब ये भी एक है कि असर क्या पड़ा इसका, क्या हुआ इसको करने से। भारत विभाजन क्यों हो रहा है? सांप्रदायिक दंगों को गांधी जी ने अपने तरफ से रोकने के लिए एक बार फिर जनवरी में 1948, देखिए साथ एक बार बता दें, जो ये दंगे फसाद हो रहे थे ना, तो गांधी जी जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था तो वो उस समय कलकत्ता में थे, कलकत्ता में थे। और जब वो कलकत्ता में वहाँ पर थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, एक अनशन किए थे, उपवास, और जिससे वहाँ के दंगों को उन्होंने रोका था। और कलकत्ता के दंगे रोकने के बाद वो जब दिल्ली आए थे तो दिल्ली में भी आने के बाद उन्होंने यही चीज़, वहाँ का ही फॉर्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पे भी वो उपवास करने लगे और कहा जाता है कि वो उनकी अंतिम उपवास मानी गई है, आखिरी उपवास थी। 1948 में उपवास रखा और वही कहा जाता है कि अंतिम उपवास साबित हुआ, जो कोलकाता की तरह यहाँ पर भी उपवास की जादुई असर दिखाई हुआ। मतलब वही उपवास इन्होंने यहाँ पर भी किया और उनकी यह अंतिम उपवास मानी जाती है। 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवाद नाथूराम गोडसे ने विनय मतलब कि गांधी जी के संध्या पे कालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ है, नज़दीक में आकर गांधी जी को 3 गोलियां चला दी थी और मार दी। मतलब यही चीज़ आपको, न्याय और आजीविका समर्पित एक आत्मा को देहवास हो गया था ऐसा करने से ही। गांधी जी की मौत का देश पर क्या प्रभाव पड़ा? अब ये बहुत खास, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपके लिए स्पेशली लिखी है। गांधी जी की मौत के बाद सांप्रदायिक माहौल मतलब कि जो दंगे फसाद हो रहे थे पे जादुई असर हुआ। विभाजन के बाद से जुड़ा हुआ जो क्रोध था लोगों के अंदर, जो गुस्साएं थी, हिंसा थी, अचानक बंद हो गया। गजब बेइज्जती है, मतलब गांधी जी के यही सब सारे उजड़ते। भारत सरकार के सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों, उसके करती राष्ट्रीय स्वयंसेवकों जैसे संगठनों को कुछ दिन के लिए कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय संघ सेवक RSS, उन लोगों को क्या किया था, रोक दिया था, उन लोगों पे कुछ दिन के लिए प्रतिबंध कर दिया था। सांप्रदायिक राजनीति का जोर जो लोगों ने घटने लगा। कहने का एक तरह से इसको पढ़ा तो मैं एक चीज़ समझा कि गांधी जी की मृत्यु के बाद जो दंगे फसाद होते वो सब एकदम रुक गए, वो सब बंद हो गए, क्योंकि देश में एक अलग ही कोहराम मच गया। एक अलग ही बात हो गई कि किसी गांधी जी की हत्या नहीं करे, उसने अपने देश के राष्ट्रपिता की हत्या हुई है।
एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। यदि मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप दो भाई हैं, हम कहते हैं हम आपको नहीं लेंगे, हम एक उदाहरण के लिए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक S1 है और एक S2 है, ये दो भाई हैं, ठीक। और ये दो भाई क्या है कि आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पीट बहुत, वो गाली गलौज सब करते हैं। तो एक क्या करे ना कि इनके पिताजी, आखिर अगर इनके पिता अचानक से उनकी मृत्यु हो गई तो ये लोग मारपीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे आपस में आकर मतलब सुलहनामा करेंगे और एक दूसरे के साथ मतलब जो है आगे की बात करेंगे और समझेंगे। तो यही हाल गांधी जी के साथ भी हुआ था, जिसको मतलब आज़ादी का भारत एक किताब, उसमें गांधी जी की मृत्यु को बताया गया है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब ये जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो उस पर कुछ अखबारों में, कुछ नहीं कई सारे अखबारों में निकला। एक अखबार है पंजाब का अखबार है केसरी अखबार, अलौकिक युग पुरुषो भीषणम देहवासम, मतलब अलौकिक मतलब एक अलग युग पूर्वाचय, मतलब कि एक अलग हिसाब में मतलब उनका जो है मृत्यु हो गई, देहवास हो, मतलब एक अलौकिक व्यक्ति। और एक नवजीवन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का निधन हो गया, इसमें दिखाया गया है। दैनिक लोकमान्य, आज मुंबई का ये लोकमान्य अखबार के नाम से जाना जाता है, और ये हमारा केसरी आज केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है। नवजीवन जो है ये हमारा टाइम्स सब मतलब कि नव भारत के नाम से जाना जाता है। और ये प्रभात भी है, आज भी ये पेपर छपता है, और लोकमान्य भी है, ये भी पेपर छपता है। इसी तरह इन सब पेपर में भी दिखाया गया है। और द बॉम्बे कोरोनाइट मतलब कि उसमें लिखा है महात्मा इज एसोसिएशन वुल्फ, मतलब कहने का कि महात्मा गांधी खत्म किए गए। एक होता है एक संध्या काल है, ये भी दिखाया गया है। तो इस तरह से गांधी जी के सारे को दिखाया और बताया गया है। आज के पार्ट में मैं गांधी पर ही रोकता हूँ, आगे के अगले पार्ट में मैं आपको देसी रियासतों के बारे में बताऊंगा कि उनका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे किया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता आपके लिए। तो मैं और उसके पहले हम लोग एक बार जान लेते कि हमने क्या क्या चीज़ें जानी और समझी है। हमने सबसे पहले राष्ट्र निर्माण का अर्थ समझा, एक राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ है, फिर हमने निर्माण शब्द का अर्थ समझा, और ये भी जाने कि इसमें हमको करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती। जिन्ना साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी का क्या बात था, द्वि राष्ट्र सिद्धांत मतलब कि थ्योरी ऑफ टू नेशन कहें या टू नेशनल और प्रिंसिपल ऑफ टू नेशनल कहें। और फिर उसके बाद हमारे फैज़ साहब ने अपने अल्फाजों में अपने कविता में कैसे बयां किया। अमृत की रहने वाली अमृता प्रीतम, सॉरी अमृत नहीं, पंजाब की रहने वाली अमृता प्रीतम ने कैसे उस समय के स्थिति को अपने विचारों को इस कविता में बयां किया। उपनिवेश क्या है, संरक्षित राज्य क्या है, डोमिनियन क्या है और संप्रभु क्या, इनका हमारे देश से क्या संबंध, इन शब्दों का बताया गया। आपको बताया गया कि भारत के राष्ट्र के रूप में क्या हुआ, जब भारत नए राष्ट्र के रूप में आया 15-14 अगस्त की रात को, तो अपने देश में क्या क्या हुआ हम लोग ये भी जाने। हमने ये भी जाना कि भारत में कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत में पहला भाषण किसने दिया, तो स्वतंत्र भारत में पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जो जाना जाता है। हमने जाना कि भारत के राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां हैं तो उसमें 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता थी, लोकतंत्र कायम करना था और सबका भला करना था, यही हमारा था। ये 3 चुनौती सबसे जो मेन थी, जिसपे हमारा पूरा ये पार्ट टिका है। फिर हमने जाना भारत का जो विभाजन किस तरह से हुआ, विभाजन की जो प्रक्रिया रही कि आखिर विभाजन कैसे किया जा रहा था। को पश्चिम बंगाल में कुछ लोग क्या करते थे, उड़ीसा में रहते थे, तो वो जो है पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में कैसे गए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग, मतलब कि एक तरह से कहे तो स्वतंत्रता अधिनियम की एक किताब थी, उसमें लिखा था कि आपको जिस देश में जाना आप वहाँ जा सकते हैं और कर सकते हैं। हमने विभाजन के परिणाम देखे, क्या हुआ, दोनों देशों की जनसंख्या का एक विस्थापन हो गया है, सांप्रदायिक दंगे हो गए, संपत्तियों का विभाजन हुआ था, अल्पसंख्यकों की समस्या हुई थी। इस तरह से हमने मोटा मोटा 4 लिखा है, बाकी इसमें मैंने आपको पूरा वो बताया।
और फिर हमने जाना कि मेहमान नवाजी में कसर क्या रह गई, ये हमारे किसी मंटो की कहानी से लिया गया है, जो कि एक ट्रांसलेटेड है। महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी 1900, इस पर मुझको एक कविता याद है कि मैं जब ये मतलब ये हुआ था तो मैं सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बापू हमारे आँखों के तारे, छोड़ चले हमको किसके सहारे। जब मेरे बापू को गोली लगी थी, चंदन की लकड़ियाँ बरसने लगी थी। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। फिर हमने ये भी जाना कि इनके अखबारों, किन किन अखबारों में क्या क्या छपा था, कैसे कैसे निकला था आज के इस अखबार के। अब हम आपको अगले पार्ट में मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा और उसमें आपको ये पार्ट ख़त्म कर दूंगा और फिर हम लोग नए पार्ट में मिलेंगे, नए सिरे से बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।